नमस्कार दोस्तों। आज हम अशोकनगर ज़िले पर चर्चा करेंगे जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने ग्वालियर संभाग का ग्वालियर ज़िला पढ़ लिया है और ये है हमारा लेसन नंबर 8 मध्य प्रदेश की कोर्स का। इससे पहले हमने 7 लेसन्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये मध्य प्रदेश का कोर्स हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक डिटेल डिस्कशन के साथ हम शुरू करेंगे अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम है नम्रता सोनी। तो हम बात करेंगे अशोकनगर। तो इसका एरिया कितना है? 4674 स्क्वायर किलोमीटर। ये रहा हमारा अशोकनगर। इसकी जो बाउंड्री है हम ये भी देख लेते हैं किस किस से टच होती है। तो अशोकनगर की बाउंड्री होती है शिवपुरी से, नॉर्थ में टच होती है। ईस्ट की तरफ में ये टच करता है उत्तर प्रदेश से, ललितपुर यहाँ पे टच होता है। फिर हम बात करेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है सागर, और इसके बाद यहाँ पर आता है विदिशा दक्षिण में, और फिर वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम में हमारा अशोकनगर गुना से टच होता है। तो हमने बात की कि बाउंड्री किस किस से शेयर होती है, शिवपुरी से, यूपी से, सागर से, विदिशा से और गुना से। पहले हमारा अशोकनगर गुना का ही भाग था। 15 अगस्त 2003 को ये नया ज़िला बना था गुना से अलग होकर के। पॉपुलेशन की बात करें तो अशोकनगर में कितनी पॉपुलेशन है? 8,44,979 इतने लोग रहते हैं यहाँ पर। लिटरेसी रेट है यहाँ की 67.9%। सेक्स रेशो है 900 और चाइल्ड सेक्स रेशो है 914, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें कंसीडर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो दो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, सिंध और बेतवा। जो सिंध नदी है ना, वो इस तरफ में इसकी बाउंड्री बनाती है और बेतवा नदी ईस्ट बाउंड्री बनाती है और उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। ठीक है, तो सिंध और बेतवा, यहीं पर बेतवा नदी पर इस प्लेस पर एक बहुत ही प्रमुख बांध है जो एक इंटर स्टेट बांध है, इंटर स्टेट डैम है। इंटर स्टेट का मीनिंग होता है जब कोई भी चीज़ दो राज्यों की बात होती है तो इंटर हो जाता है। ठीक है, और इंट्रा अगर होता है तो वो एक ही स्टेट के या एक ही जगह के लिए यूज़ होती है उसी पर्टिकुलर एरिया में। और इंटर स्टेट यानी कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। इंटर स्टेट यानी एक से ज़्यादा। तो ये जो इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है ये कौन कौन से स्टेट का है तो हम खुद देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ये बेतवा नदी है, यहाँ पर ये बेतवा नदी जा रही है, और यहाँ चंदेरी है, और चंदेरी में ही यहाँ बेतवा रिवर पर राजघाट डैम बंधा हुआ है। और ये डैम है इंटर स्टेट, एमपी और यूपी का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसकी कि 1990 में इसका नाम कर दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? डेमोग्राफी पढ़ी कि एरिया कितना है अशोकनगर का, पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था तो हमने ये भी देख लिया। 15 अगस्त 2003 को ये फॉर्म हुआ था। और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंध नदी है और बेतवा नदी है जो ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री बनाती हैं इसकी। राजघाट डैम है बेतवा नदी पर जो बहुत प्रमुख है। इसका नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना किया गया था 1990 में। और हमने देखा कि कौन कौन सी बाउंड्रीज दूसरे ज़िले की अशोकनगर की बाउंड्री से शेयर होती हैं। एक और इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो अशोकनगर है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू का हिस्सा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत हिस्सा मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत भी आता है।
अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो अशोकनगर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्राचीन है। अशोकनगर का कल्चर बहुत प्राचीन है ना। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि महाभारत के काल में जब शिशुपाल थे ना, तो शिशुपाल ने ही चेदी वंश का राज्य की स्थापना की थी और ये अशोकनगर उसी चेदी राज्य का भाग था। ये शिशुपाल वही है जो कृष्ण भगवान के कजिन थे, जिनका महाभारत में एक अध्याय है शिशुपाल वध के नाम से। शिशुपाल वध, शिशुपाल का वध किया था कृष्ण भगवान ने। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा रखी है इनकी। ये शिशुपाल कृष्ण भगवान की बुआ के बेटे थे और जब ये पैदा हुए थे, हम थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं महाभारत की, अच्छा लगता है। शिशुपाल जो है इनकी बुआ के बेटे थे और जब ये पैदा हुए थे तो इनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। ऐसा कहा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इनके सामने आएगा जो इनका उद्धार करेगा शिशुपाल का, तो उसके पास आते ही इनके जो अतिरिक्त अंग है, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट है, ये विलुप्त हो जाएंगे। जब कृष्ण भगवान इनसे मिलते हैं तो इनके बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इनकी मम्मी समझ जाती हैं कि ये ही कृष्ण ही मेरे बेटे को मारेगा। तो एक वचन ले लेती है कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, अगर इसने 101वीं गलती की तो मैं फिर नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा ही होता है फिर बाद में जब ये राजसभा में अपमान करते हैं कृष्ण भगवान का, तो ये 100 गलतियां माफ़ कर देते हैं। लेकिन जैसे 101वीं बार ये कुछ अपशब्द बोलते हैं तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर और इनकी गर्दन को काट देते हैं। तो शिशुपाल के 3 अवतार थे। ये जो है ये जय थे, वैकुंठ में द्वारपाल थे विष्णु भगवान के। इनको कुछ श्राप दिया था सनक मुनि ने, तो ये पहले अवतार में हिरण्यकश्यप बने थे, दूसरे में रावण बने थे और तीसरे में इनका जो वो है जन्म हुआ था शिशुपाल के रूप में। तो शिशुपाल इससे पहले रावण और हिरण्यकश्यप बने थे। ठीक है, तो यही शिशुपाल हैं, ये हमारे अशोकनगर के थे। उसके बाद महाजनपद काल में जो चेदी महाजनपद थी, उसका हिस्सा था अशोकनगर। चेदी महाजनपद जो 16 महाजनपद थी, हिस्ट्री में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है, तो इसमें 16 महाजनपद का जिक्र किया गया था और उन्हीं में से एक चेदी महाजनपद थी जिसकी राजधानी क्या थी, तो सुक्तमिति थी। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, जब हम किसी एक ज़िले के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी देख लेंगे यहीं पर, है ना। बाद में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, लेकिन हम ज़िले में भी सारी चीज़ें इनको थोड़ी थोड़ी सी कवर कर लेंगे, जिससे कि हमको बार बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। फिर ये माना जाता है कि जब अशोक, जो सम्राट अशोक थे, वो जब उज्जैन विजय से लौट रहे थे तब अशोकनगर में उन्होंने एक रात गुजारी थी, यहाँ पर ठहरे थे, वो आराम किया था, तब से इसका नाम अशोकनगर पड़ गया। इससे पहले अशोकनगर को पछार के नाम से जाना जाता था। फिर 10वीं से 11वीं शताब्दी में प्रतिहार डायनेस्टी जो थी उसके राजा कीर्तिपाल थे, उन्होंने चंदेरी पे रूल किया था, तब अशोकनगर उसका भाग था। फिर उसके बाद महमूद गजनी ने अटैक किया तो काफ़ी सारे अफ़गान, फिर मुग़ल शासक, ये सारे आए अशोकनगर में। सबसे आखिरी जो बुंदेला राजा था वो था राजा मर्दान सिंह। इसने 1857 से 58 में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो याद रखना, ऐसा पूछ लेते हैं कई बार, भीमा नायक और भी जो भी रिलेटेड रहते हैं 1857 से, लक्ष्मीबाई है जैसे कि, तात्या टोपे, तो इनके नाम पूछ लेते हैं कि किस जगह से इनका संबंध था। तो याद रखना, चंदेरी से संबंध था राजा मर्दान सिंह का, जो कि इसमें इन्होंने सेक्रीफाइस किया था 1857 के संग्राम में।
अशोकनगर की जो इकोनॉमी है, देखिए यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर कृषि करते हैं, तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यहाँ की ग्रेन मंडी जो है वो बहुत फेमस है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है यहाँ की अनाज मंडी। ओके। और गेहूँ जो है यहाँ का शरबती गेहूँ वो बहुत फेमस है। तो हमने ये पढ़ लिया कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ का, तो एग्रीकल्चर है। और लोग दुकानदारी से भी जुड़े रहते हैं, काफ़ी सारे खरीदना और बेचना, मर्चेंडाइजिंग करते हैं ग्रेन का। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, तो गेहूँ है और चना है। फिर अशोकनगर में देखिए 7 तहसीलें आती हैं, चंदेरी, ईसागढ़, नई सराय, शड़ौरा, पिपरई और मुंगावली। तो इसमें से जो चंदेरी है, ये यहाँ का कल्चर और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं और एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो हम चंदेरी के बारे में बात कर रहे हैं। चंदेरी अशोकनगर की एक तहसील है और ये फेमस है इसकी हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है चंदेरी के लोगों का वो है हैंडीक्राफ्ट। बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाते हैं ये कॉटन और सिल्क से। किस चीज़ से बनाते हैं, तो ये होममेड इनके खुद के द्वारा बनाया हुआ ये खटका कहते हैं इससे, और ताना बाना भी कहा जाता है। ठीक है, ताना बाना के नाम पे यहाँ एक होटल भी है। तो खटका ये पढ़ लिया हमने कि सेल्फ मेड मशीन होती है साड़ी बनाने की। चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग भी प्राप्त है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हो जाता है, तो उसकी नकल कोई और नहीं कर सकता। ये इससे उसको फ़ायदा होता है। ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी किस लिए और जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, चंदेरी का बैटल। अब हम देखेंगे कि टूरिज्म क्या है यहाँ का, अशोकनगर का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करीला माता मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि ये लव कुश की जन्मभूमि है। ये एक बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पर वाल्मीकि जी, सीता माता और लव कुश की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और यहाँ मेला बहुत फेमस है करीला का, ये मुंगावली में है और रंग पंचमी पर लगता है यहाँ मेला। श्री आनंदपुर साहिब, जो कि अद्वैत परमहंस संप्रदाय का एक वैश्विक मुख्यालय है, और ये अद्वैत आनंद जी थे, उनके नाम पर रखा गया है ये नाम। इनको महाराज श्री परमहंस के दयाल जी के नाम से भी जानते हैं। महाराज परमहंस दयाल जी, इनके नाम से भी जानते हैं। किसको? आनंद जी थे जो इनको। और दुनिया भर से हर साल में 2 बार, एक बैसाखी और गुरु पूर्णिमा पर विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मुफ्त में, जो आनंदपुर साहिब ट्रस्ट है, वहाँ पर मुफ्त में मरीज़ों का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बादल महल गेट की। तो ये चंदेरी में है। देखिए डबल स्टोरी गेट है ये, और बहुत ही भव्य गेट है। इसको पहले वादन महल कहते थे। इसको बनवाया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा, जो खिलजी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, खिलजी। और कब बनवाया था? 1450 ईस्वी में इसको बनवाया था। उसके बाद चंदेरी का म्यूज़ियम। तो ये चंदेरी का म्यूज़ियम है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी म्यूज़ियम्स होते हैं ना ऐसे, वो एएसआई के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। देखिए अंदर इसके बहुत सारे पुराने ऐसे मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम है, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है, जो हमारी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। अब बात जब एएसआई की हुई है तो थोड़ा सा इसका भी जान लो। एएसआई की स्थापना यानी फाउंड हुआ था ये 1861 में। किसने किया था? तो एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। तो एलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। क्या काम होता है एएसआई का? जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करना और उनको मेंटेन करके रखना होता है। और ये एएसआई किसके अंतर्गत आता है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। और पूरे भारत में इसकी तीन 30 साइट्स हैं इसकी। फिर हम बात करेंगे परमेश्वर तालाब, तो ये भी चंदेरी में ही है। और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है और दूसरी तरफ बुंदेल राजाओं की छत्रियाँ हैं, ठीक है। फिर चंदेरी की फोर्ट है, ये चंदेरी का किला। इसको राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, इसलिए इसको कीर्ति दुर्ग भी कहा जाता है। कीर्ति दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इसके 5 किलोमीटर की परिधि में बहुत सारे स्मारक हैं इस किले की परिधि में। और इसी किले में जौहर कुंड भी है। जब राजा हार जाते थे तो उनकी रानियां और दासियों के साथ मिलकर उस कुंड में पहले एक चिता जलाते थे और खुद कूद के अपनी जान दे देते थे। तो जौहर कुंड है यहाँ पर। और खूनी दरवाज़ा भी है, खूनी दरवाज़ा है चंदेरी में। जागेश्वरी माता टेम्पल है और यहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है, जागेश्वरी मेला कहते हैं। और इसी को ही पशु क्रय विक्रय मेला भी कहते हैं, क्योंकि इस मेले में पशुओं की खरीदारी और बेचने का काम किया जाता है। देखिए जो जागेश्वरी टेम्पल है, इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। जो राजा थे कीर्तिपाल, उनको कोढ़ की बीमारी थी। जब उन्होंने ये परमेश्वर तालाब, हमने पढ़ा था ना यहाँ, परमेश्वर तालाब में नहाने से उनकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई थी, तो वो माता का ध्यान करने लगे थे। सपने में आके जागेश्वरी माता ने उनको कहा कि आप मेरा मंदिर बनवाइए, जहाँ पर यज्ञ करते हैं आप उस स्थान पर, और मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊँगी। तो राजा ने ऐसा ही क्या, मंदिर बनवाया। और माता ने कहा था कि 15 दिन तक आप द्वार मत खोलना उसके। लेकिन राजा से धैर्य नहीं सधा, पेशेंस आउट हो गया और उन्होंने तीसरे दिन ही द्वार खोल दिए। और तीसरे दिन देखा कि अकेला जो चेहरा है माता का वही प्रकट हो पाया था, पूरा शरीर नहीं था। तो इतना ही मंदिर रह गया था। और इसीलिए फिर वहाँ ये फेमस है, तभी से मेला लगता है नवदुर्गा के समय पे। और एक और यहाँ पर शंकर जी की ऐसी शिवलिंग है जिसको हजारिया शिवलिंग कहते हैं। इसी शिवलिंग पर छोटे छोटे 1000 शिवलिंग बने हुए हैं महादेव जी का, ठीक है। उसके बाद मालन खो, मालन खो चंदेरी की ही एक प्लेस है। यहाँ पर खूबसूरत झरना है और शंकर जी का मंदिर है। उसके बाद है कटी घाटी। तो कटी घाटी का निर्माण किया गया था मीमाम खान के द्वारा। कब किया था? तो 1480 में किया गया था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो गयासुद्दीन शाह के समय पर इस घाटी को काटा गया था। देखिए बहुत बड़ी ये माउंटेन कह सकते हैं, एक पहाड़ था।
इसको बीच में से काट कर, ऐसा कहते हैं कि रातों रात इसको काटा गया था और यहाँ रास्ता बनाया था, नहीं तो इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था, फिर उतरना पड़ेगा। तो घाटी को ही काट दिया गया था 1480 में इमाम खान के द्वारा। गयासुद्दीन शाह जो मांडू के शासक थे उस वक्त, उनके द्वारा। उसके बाद है 32 बावली। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है और ये ऐसी बावली है, बावली यानी होता है फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेयर्स बने रहते हैं, स्टेयर केस रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये बने हुए हैं जैसे कि, तो फोर्थ चार ऐसे हम कह सकते हैं कि खुदाई करके 4 मंजिला इस तरह की ये बावली बनाई गई है। तो हर एक मंजिल पर ये अ, एक दीवार पर 2 स्टेयरकेस है, तो कुल मिलाकर 32 हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है 32 बावली। और इससे किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी पढ़ लीजिए, ग्यास सुल्तान ग्यास शाह के द्वारा बनाया गया था इसको। उसके बाद है जामा मस्जिद। ये भी चंदेरी में है और इसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी आए मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में बाबरी मस्जिद कहाँ है, तो यहाँ पर भी है चंदेरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक कि इतने सारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं चंदेरी में। और भी है, शहज़ादी का रोआ है और शहज़ादी का रोज़ा है और बूढ़ी चंदेरी है। यहाँ पे जो जैन तीर्थंकर्स हैं उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जैन मंदिर है जो कच्छाप लिख देती हूँ मैं, कच्छाप घाट स्टाइल में बने हुए हैं। ओके, ये आर्किटेक्चर है, इसको याद रखना। इसमें एक मंडप होता है और पोर्च होते हैं, ऐसे ये बनी हुई है, और अंदर गर्भगृह होता है। फिर बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी में ही, जो किला है वहीं पर है। और बैजू बावरा है, इनका नाम, ओरिजिनल नाम है इनका बैजनाथ मिश्रा। बैजनाथ मिश्रा ये किसके कोर्ट में थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मान सिंह तोमर जो थे उनके कोर्ट में थे, ग्वालियर के, और इनके गुरु थे हरिदास। ऐसा कहते हैं कि जब बैजू बावरा गाते थे, दीपक राग गाते थे, तो दीपक जल उठते थे। राग मल्हार गाते थे, मल्हार राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। और राग बहार गाते थे, जब बहार राग, तो फूल खिल जाते थे। तो इतना अच्छी गायकी थी इनकी, इन्होंने तानसेन को भी हराया था एक बार। इसके बाद हम देखते हैं थोबन जी टेम्पल। तो ये भी अशोकनगर ज़िले में आते हैं, चंदेरी के पास में ही है। यहाँ पे 26 मंदिर हैं जैन धर्म के। अशोकनगर में ही श्री शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर है, जिसमें कि भविष्य, भूत और वर्तमान के जो तीर्थंकर्स हैं उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत फेमस है अशोकनगर में। विंध्यवासिनी टेम्पल है तूमेन में। आपने एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, उसमें एक अध्याय है, तो कहते हैं कि तुंगभद्र नाम का राजा था, उसने ग्वाल बालों से प्रसाद नहीं लिया था और जाकर देखा तो उसकी नगरी नष्ट हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो यही वही नगरी है ये तूमैन वाली। ठीक है, यहीं का राजा था तुंगभद्र। जब अपने अहंकार के कारण उसने प्रसाद नहीं लिया था ग्वाल वालों से, तो जाकर देखा था तो सब कुछ नष्ट हो गया था। आज भी अब इसकी खुदाई करते हैं, जहाँ खोदते हैं वहीं मूर्तियाँ तो निकलती हैं पुरानी, और कई बार धन भी निकल जाता है। तो ये वही नगरी है तूमेन नगरी। उसके बाद कदवाय टेम्पल है, बीजासेन माता है यहाँ पर, और ये भी बहुत फेमस है। ऐसा कहते हैं यहाँ की माता जो नेत्र रोगी होते हैं उनकी नेत्र दे देती हैं। ठीक है, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है मंदिरों का, ये खजुराहो से मिलता जुलता है। ऐसा ही आर्किटेक्चर खजुराहो के टेम्पल में है, नक्काशी की गई है पत्थरों पर, उसी तरह से यहाँ भी की गई है कदवाय में। पहले कदवाय का नाम था कदम गुहा,
क्योंकि यहाँ पे कदम्ब के पेड़ की बहुत ज़्यादा बहुलता थी, बहुत ज़्यादा थे, तो उसी के वृक्षों के नाम पर रखा गया था कदम्ब गुहा। और बाद में ये क्या हो गया, तोड़ के कदवा। और भी यहाँ पर कदवाय में शिवालय हैं बहुत सारे 11वीं सदी के, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे स्थानीय भाषा में कहते हैं मुरायते। ठीक है, तो शंकर जी के बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए अशोकनगर के। अब हम देखेंगे अशोकनगर में खुली जेल, जो मुंगावली है अशोकनगर की एक तहसील, वहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पहली खुली जेल स्थापित की गई थी 1973 में। ठीक है, और उसको नाम दिया गया था नवजीवन शिविर। परंतु बाद में 1980 में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया वहाँ पर। और 1973 में ही मध्य प्रदेश के ही पन्ना में भी खोली गई थी, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ओपन जेल का कंसेप्ट है थोड़ा सा। होशंगाबाद में खोली गई 2010 में, और अभी 5 और प्रस्तावित थे। इनमें से सतना में 26 जनवरी 2018 में सतना में एक और ओपन जेल खोली गई थी। और बाकी की जगह कौन कौन सी हैं तो आप देख लीजिए, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर, यहाँ पर प्रस्तावित है खुली जेल। खुली जेल क्या होती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए, जब कोई सज़ा होती है किसी को बहुत सारे सालों की, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल की सज़ा हो गई है। अब 20 साल में से जब 18 साल उसने जेल में गुजार लिए हैं और आखिरी के 2 वर्ष या 1 वर्ष बचता है, तो कैदियों को खुली जेल में रखा जाता है। इनमें ऐसे क्वार्टर्स बने हुए रहते हैं और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ही लोग रह सकते हैं। जैसे जेल में रहेंगे और सुबह अपने काम पे जा सकते हैं, रात को यहीं लौट कर आना पड़ता है इनको। इस तरह से खुली जेल रहती है, जिससे कि जो कैदी है वो मुख्य धारा से जुड़ सके, आम जीवन जीने में इनको सहायता मिले, धीरे धीरे ये लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें। इसलिए खुली जेल का कंसेप्ट आया था। जो चंबल वैली है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की, वहाँ की डकैट्स के लिए ये चीज़ आई थी सबसे पहले। जो श्री जयप्रकाश नारायण है वो ये कंसेप्ट लेकर आए थे, जो सर्वोदय के लीडर थे। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे पहली खुली जेल कहाँ खुली थी। तो स्विट्ज़रलैंड में खुली थी सबसे पहली खुली जेल। कहाँ पे खुली थी सबसे पहले? तो स्विट्ज़रलैंड में खुली थी। इंडिया में सबसे पहले खुली जेल स्थापित की गई थी मुंबई में 1905 में। बाद में ये भी बंद हो गई थी। फिर 1955 में यूपी में खोली गई थी खुली जेल, जो सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ खोली गई थी सबसे पहले खुली जेल? तो याद रखना, मुंगावली में, उसके बाद पन्ना में, फिर होशंगाबाद में। तो इस तरह से खुली जेल अभी फ़िलहाल में 2 ही खुली जेल हैं, एक होशंगाबाद में है और एक सतना में है। तो ये हमने पढ़ा खुली जेल का कंसेप्ट। अब कल्चर देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर राई डांस बहुत फेमस है। इस तरह से किया जाता है, ये बेड़िया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। जो ये डांस करती है इनको बेड़नी कहते हैं, बेड़नी महिलाएं हैं ये। और सहरिया ट्राइब भी रहती है यहाँ पर अशोकनगर में। मेले की बात करें तो चंदेरी का मेला और करीला का मेला बहुत फेमस है, हमने ये बीच में पढ़ लिया है। और डिलाइट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का जो समोसे और कचौड़ी है, वो बहुत फेमस है, बहुत ही स्पाइसी होते हैं। आप जब भी अशोकनगर जाएं तो ज़रूर इनका टेस्ट लें, मज़ा आ जाएगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन अशोकनगर ज़िले के बारे में। आई होप आपने बहुत ही विस्तार से हर एक चीज़ को जाना होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।